एक जंगल है भारत में जहां हर साल सैकड़ों पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं। एक झील है जहां 600 इंसानों के कंकाल तैरते हुए मिले और एक गांव है जो एक रात में पूरी तरह खाली हो गया। 1500 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये कहानियां नहीं, ये सच्चाई है। आज मैं आपको ले जाऊंगा भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की यात्रा पर, जहां विज्ञान भी जवाब नहीं दे पाता और रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी इसी वक्त, क्योंकि ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है और आपका हर एक लाइक, हर एक सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो लाएं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक, क्योंकि नंबर 1 पर जो जगह है वो पूरी दुनिया में अनोखी है और वैज्ञानिक आज भी इसे समझ नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, भानगढ़ का किला, राजस्थान। भारत की सबसे प्रेतबाधित जगह राजस्थान के अलवर जिले में पहाड़ियों के बीच एक किला है जिसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, भानगढ़ का किला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। ऐसा बोर्ड पूरे भारत में किसी और जगह नहीं है। सरकार खुद मानती है कि यहाँ रात को कुछ ऐसा है जो खतरनाक है। 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने इस किले को बसाया था। यहाँ 10,000 लोग रहते थे, बाजार थे, मंदिर थे, महल थे। ये एक समृद्ध और खुशहाल शहर था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कहानी है कि राजा की बेटी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक तांत्रिक सिंधु सेवढ़ा उसे पाना चाहता था। एक दिन रत्नावती बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र में जादू टोना किया ताकि जैसे ही रत्नावती वो इत्र लगाए वो उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन रत्नावती बेहद चालाक और समझदार थी। उसे शक हो गया। उसने वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। जादू से वो पत्थर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा तेजी से और उसे कुचल दिया। तांत्रिक की हड्डियां टूट गईं, खून बहने लगा। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया, इस किले में अब कभी कोई नहीं बसेगा। यहाँ सिर्फ मौत और तबाही होगी और जो यहाँ रहेगा वो कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। अगले ही साल अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए, पूरा किला बर्बाद हो गया और तब से आज तक यहाँ कोई नहीं बसा। आज भी लोग कहते हैं कि रात में यहाँ से चीखें सुनाई देती हैं, पायल की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है। 2010 में कुछ युवकों ने रात को यहाँ जाने की कोशिश की। वो 5 दोस्त थे, मोबाइल पर लाइव वीडियो बना रहे थे। सुबह जब पुलिस पहुंची तो उनमें से एक का शव मिला, बाकी 4 बेहोश थे और जब होश आया तो उन्हें कुछ याद नहीं था। बस इतना याद था कि किसी ने उन्हें छुआ, बहुत ठंडा हाथ था। पुलिस ने उनका वीडियो देखा। वीडियो में सब सामान्य था। फिर अचानक एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, और उसके बाद वीडियो काट गया। सरकार ने इसलिए यहाँ प्रवेश बंद कर दिया है क्योंकि कुछ चीजों को छेड़ना सही नहीं होता। नंबर 9, कुलधरा गांव, राजस्थान। एक रात में गायब हुए 1500 लोग। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच एक गांव है जो 200 सालों से वीरान पड़ा है, कुलधरा। 1825 में एक रात इस गांव के 1500 लोग अचानक गायब हो गए। सब कुछ छोड़कर, घर, मंदिर, कुएं, खेत, बर्तन, कपड़े, सोना चांदी, सब कुछ। और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। ये लोग बेहद समृद्ध थे, खेती में माहिर थे। पानी की कमी वाले इलाके में भी वो खूब फसल उगाते थे। यहाँ 84 गांव बसे हुए थे और सभी में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लेकिन जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की नजर इस गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो वो लड़की से उसकी शादी करा दे, नहीं तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा और भारी कर लगा देगा। गांव वालों के पास एक रात थी फैसला करने के लिए। उस रात सभी 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए। घंटों चर्चा हुई और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इज्जत किसी को नहीं देंगे। वो अपनी बेटियों की इज्जत के लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और उसी रात, एक ही रात में सभी 84 गांवों के 1500 लोग कहीं चले गए। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं। सुबह जब सालिम सिंह के सिपाही आए तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली घर और सन्नाटा। कहाँ गए वो लोग कोई नहीं जानता। आज तक कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई कब्र मिली, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई दस्तावेज। और सबसे अजीब बात, इतने लोग एक साथ बिना किसी निशान छोड़े कैसे गायब हो सकते हैं? आज भी कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की। 1950 में एक व्यापारी ने यहाँ घर बनाने की कोशिश की। 3 दिन में उसके 2 मजदूर मर गए, बाकी भाग गए।
1980 में एक सरकारी अधिकारी को यहाँ तैनात किया गया। पहली रात उसने अजीब आवाजें सुनी, किसी के चलने की आवाज, बर्तनों के खड़कने की आवाज। सुबह वो भाग गया और दोबारा कभी नहीं लौटा। रात में यहाँ अंधेरे में घरों के अंदर रोशनी दिखती है, जैसे कोई दिया जला रहा हो, लेकिन जब नजदीक जाओ तो कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि वो आत्माएं अभी भी यहाँ हैं, इंतजार में कि कब उनकी आजादी फिर से मिलेगी, कब वो अपने घर वापस आ सकेंगे। नंबर 8, कंकाल झील या रूपकुंड, उत्तराखंड। 600 लोगों की सामूहिक मौत। हिमालय की गोद में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जिसे रूपकुंड कहते हैं, लेकिन लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, कंकाल झील, स्केलेटन लेक। 1942 में एक अंग्रेज वन रक्षक इस इलाके से गुजर रहा था। गर्मी का मौसम था, बर्फ पिघल रही थी और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी रूह कंपा गया। झील के किनारे सैकड़ों कंकाल, मानव हड्डियां, खोपड़ियां, पसलियां, पूरी झील मानव अवशेषों से भरी हुई थी। वो डर गया। उसने सोचा शायद ये किसी युद्ध के शहीद हैं या फिर किसी बड़े हत्याकांड का शिकार। उसने तुरंत अंग्रेज अधिकारियों को खबर दी। जब अंग्रेज अधिकारी पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद ये जापानी सैनिक हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में घुसने की कोशिश में मारे गए। लेकिन जब जांच हुई तो सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। ये कंकाल करीब 1200 साल पुराने थे, लगभग 600 लोगों के। और सबसे अजीब बात, इन सभी की मौत एक ही समय हुई थी, एक ही दिन, एक ही घटना में। खोपड़ियों पर चोट के निशान थे, लेकिन किसी तलवार के नहीं, किसी भाले के नहीं, बल्कि किसी गोल चीज के, जैसे पत्थर या गोला। वैज्ञानिकों ने हड्डियों की जांच की। सभी लोगों की खोपड़ी में एक जैसी चोट थी, ऊपर से सीधे सिर पर। स्थानीय लोग सदियों से एक कहानी सुनाते आ रहे थे। वो कहते थे कि ये लोग तीर्थयात्री थे जो नंदा देवी के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देवी का अपमान किया, शोर मचाया, गाना बजाना किया, जो कि पवित्र यात्रा में वर्जित था। देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने आकाश से पत्थरों की बारिश करवा दी और सभी तीर्थयात्री वहीं मारे गए। सदियों तक इसे सिर्फ एक कहानी माना जाता रहा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो उन्हें लगा कि शायद ये कहानी सच हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन साधारण ओले नहीं, बल्कि क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले, और इतनी तेज रफ्तार से गिरे कि लोगों के पास भागने का भी मौका नहीं मिला। 16,500 फीट की ऊंचाई पर कोई पेड़ नहीं होता, कोई छुपने की जगह नहीं होती। अगर वहां ओलावृष्टि हो तो बचने का कोई रास्ता नहीं। 2004 में नेशनल जियोग्राफिक ने यहाँ एक टीम भेजी। उन्होंने डीएनए टेस्ट किया और पाया कि ये लोग 2 अलग-अलग समूहों के थे। कुछ स्थानीय लोग थे, छोटे कद के भारतीय, कुछ लंबे कद के थे, भूमध्य सागर के इलाके से आए थे, शायद ग्रीस या ईरान से। 2 अलग-अलग जगहों से आए लोग एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही तरीके से मारे गए। 2019 में एक और शोध हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सभी लोग एक ही समय नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग समय में मरे थे। पहला समूह 800 ईस्वी में मरा था, दूसरा समूह 1800 ईस्वी में। मतलब एक बार नहीं बल्कि 2 बार यहाँ ऐसी घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई इतने बड़े ओले गिर सकते हैं जो इंसान की खोपड़ी तोड़ दें? और अगर हाँ, तो ये 2 बार एक ही जगह पर क्यों हुआ? आज भी जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो वो कंकाल फिर से दिखाई देने लगते हैं, जैसे वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हो, जैसे वो चेतावनी दे रहे हो कि कुछ जगहों पर इंसान का जाना मना है। नंबर 7, जटिंगा, असम, जहाँ पक्षी करते हैं सामूहिक आत्महत्या। असम का एक छोटा सा गांव जटिंगा घने जंगलों के बीच बसा, शांत, सुकून भरा। लेकिन हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। रात होते ही सैकड़ों पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। वो इमारतों से टकराते हैं, पेड़ों से टकराते हैं, जमीन पर गिरते हैं और मर जाते हैं। ये आत्महत्या नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाया। 1905 में पहली बार इस घटना को दर्ज किया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने देखा कि अंधेरे में पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और सीधे रोशनी की तरफ उड़ते चले जाते हैं, तेजी से, बिना रुके। गांव के लोग पहले इसे बुरी आत्माओं का काम मानते थे। वो इन पक्षियों को भगवान का संदेश समझते थे कि कुछ बुरा होने वाला है। वो इन पक्षियों को मारते नहीं थे, बल्कि डर के मारे घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन कुछ लोग इन पक्षियों को पकड़कर खा लेते थे। हाँ, वो इसे भगवान का प्रसाद मानते थे। पक्षी वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर शोध किया। उन्होंने पाया कि ये सिर्फ कुछ खास प्रजाति के पक्षियों के साथ होता है। ब्लैक बिटर्न, लिटिल एग्रेट, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर।
ये सभी पक्षी प्रवासी हैं। वो सर्दियों में दक्षिण की तरफ जाते हैं और इस इलाके से गुजरते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पक्षी प्रवास के दौरान यहाँ से गुजरते हैं। कोहरे और बादलों की वजह से वो दिशा भटक जाते हैं और गांव की रोशनी देखकर भ्रमित हो जाते हैं। रोशनी उन्हें अपनी तरफ खींचती है और वो तेजी से उसकी तरफ उड़ते हैं, इतनी तेजी से कि वो खुद को संभाल नहीं पाते और इमारतों से टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ कई सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। पहला सवाल, ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? पूरे असम में, पूरे भारत में इतने गांव हैं, इतनी जगहें हैं जहां रोशनी है, कोहरा है, लेकिन ये घटना सिर्फ यहीं क्यों? दूसरा सवाल, ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े इलाके में होता है। उसके बाहर एक कदम भी और पक्षी बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, ये सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में ही क्यों होता है? बाकी महीनों में उसी जगह पर, उसी समय, वही रोशनी, लेकिन कोई पक्षी नहीं गिरता। चौथा सवाल, ये सिर्फ रात के 7 बजे से 10 बजे के बीच ही क्यों होता है? उससे पहले या बाद में कभी नहीं। सरकार ने अब यहाँ तेज रोशनी जलाना बंद करवा दिया है ताकि पक्षियों की मौत कम हो सके। और सच में मौतें कम हुई हैं, लेकिन आज भी हर साल कुछ पक्षी आते हैं और मर जाते हैं और वो रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 6, शेटपाल मंदिर, कर्नाटक, जहाँ जहरीले सांप हैं पालतू। कर्नाटक के एक छोटे से गांव शेटपाल में एक मंदिर है जो किसी देवी देवता का नहीं बल्कि सांपों का है। हाँ, यहाँ सांपों की पूजा होती है और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सांप जहरीले होते हैं। कोबरा, करैत, वाइपर, लेकिन कभी किसी को काटते नहीं। इस गांव में हर घर में सांप रहते हैं। लोग उन्हें दूध पिलाते हैं, पूजा करते हैं और सांप इंसानों के साथ बिल्कुल शांति से रहते हैं। छोटे बच्चे खेलते हैं, सांप उनके पास से गुजर जाते हैं। औरतें रसोई में काम करती हैं, सांप वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं होता। ये गाँव पिछले 700 सालों से ऐसे ही है। यहाँ किसी को सांप ने नहीं काटा, एक भी मौत नहीं हुई। कहानी ये है कि बहुत समय पहले यहाँ सांपों का बसेरा था। ये पूरा इलाका जंगल था और सांपों की बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती थी। लेकिन जब इंसान आए और घर बनाने लगे तो सांपों के बिल टूट गए, उनके अंडे नष्ट हो गए, उनके बच्चे मर गए। तब एक रात गांव के मुखिया को सपना आया। उसमें नाग देवता ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमें सम्मान दो, हमारे लिए जगह बनाओ, नहीं तो तबाही होगी। अगली सुबह मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और बताया। गांव वालों ने फैसला किया कि वो सांपों के साथ शांति से रहेंगे। उन्होंने एक मंदिर बनाया नाग देवता और तब से वो नियम है कि हर घर में सांपों के लिए जगह होगी, उनकी पूजा होगी, उन्हें दूध पिलाया जाएगा। आज भी यहाँ कोबरा, करैत, रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांप घरों में घूमते हैं। वो छत पर सोते हैं, रसोई में जाते हैं, बच्चों के कमरे में जाते हैं। एक घर में 10 से 15 सांप रहते हैं और कोई डरता नहीं, सब सामान्य जीवन जीते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद इन सांपों के जहर की ग्रंथियां कमजोर हो गई हैं, या वो इंसानों के साथ रहते रहते उन्हें खतरा नहीं मानते, या उन्हें पता है कि यहाँ उन्हें भोजन मिलेगा तो वो काटते नहीं। लेकिन 700 सालों में एक भी मौत नहीं। ये विज्ञान के लिए भी हैरानी की बात है। गांव वाले मानते हैं कि ये एक पवित्र समझौता है इंसानों और सांपों के बीच। जब तक सम्मान है, सांपों की पूजा है, तब तक कोई खतरा नहीं। लेकिन एक शर्त है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आए और गलती से किसी सांप को नुकसान पहुंचा दे तो फिर सारा समझौता टूट जाएगा। दुनिया में शायद यह एकमात्र जगह है जहाँ इंसान और जहरीले सांप एक साथ बिना किसी डर के शांति से रहते हैं। नंबर 5, कोंकाला पास, लद्दाख, जहाँ दिखती है यूएफओ। लद्दाख भारत और चीन की सीमा पर 16,970 फीट की ऊंचाई पर एक दर्रा है, कोंकाला पास। ये इलाका न भारत के कंट्रोल में है न चीन के। ये एक विवादित क्षेत्र है जहाँ कोई नहीं जाता, कोई नहीं रहता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों ने देखा है और दोनों आज तक चुप है। यहाँ आसमान में अजीब रोशनियां दिखती हैं। वो रोशनियां जो किसी हवाई जहाज की नहीं, किसी तारे की नहीं, किसी सैटेलाइट की नहीं, बल्कि कुछ और। 2012 में भारतीय सेना की एक यूनिट ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने आसमान में एक चमकती हुई वस्तु देखी। वो जमीन से करीब 50 मीटर ऊपर थी, गोल थी, तेजी से घूम रही थी। सैनिकों ने उसे देखा, उसकी तस्वीरें ली, वीडियो बनाया। फिर अचानक वो वस्तु तेजी से ऊपर उठी और गायब हो गई। चीनी सेना ने भी ऐसी ही घटना दर्ज की। उनके सैनिकों ने भी यही वस्तु देखी। उसी दिन, उसी समय भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जांच की, ड्रोन भेजे, सैटेलाइट इमेज ली, रडार लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2013 में भारतीय सेना के करीब 100 ने एक साथ इस तरह की रोशनी देखी। वो रोशनी जमीन पर उतरी, कुछ देर रुकी, फिर से ऊपर उड़ गई। जवानों ने उस जगह को देखा जहाँ वो रोशनी उतरी थी। वहाँ जमीन पर एक गोल निशान था, घास जल गई थी, लेकिन कोई आग का निशान नहीं था। मिट्टी की जांच की गई, पाया गया कि मिट्टी में रेडिएशन का स्तर सामान्य से ज्यादा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद ये प्लाज्मा
प्लाज्मा बॉल है या वातावरण में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर इतनी बार ये कैसे संभव है? स्थानीय लोग जो इस इलाके के पास रहते हैं वो इन रोशनियों को देवताओं का प्रकाश मानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ देवता रहते हैं और इंसानों को यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना अलग है। वो कहते हैं कि ये यूएफओ हैं, एलियन के विमान हैं। 2004 में एक भारतीय पर्वतारोही दल ने इस इलाके में कैंप लगाया। रात में उन्होंने देखा कि एक बड़ी रोशनी धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रही थी। वो डर गए और भाग निकले। अगली सुबह जब वो वापस गए तो उनका कैंप जैसे किसी ने जला दिया हो। सारा सामान जल गया था, लेकिन कोई आग का निशान नहीं था, कोई राख नहीं थी। सामान बस काला हो गया था, जैसे किसी बहुत तेज गर्मी में रखा गया हो। 2016 में चीनी सेना ने भारत से इस मुद्दे पर बात की। दोनों देशों ने मिलकर एक टीम बनाई जो इस घटना की जांच करेगी। लेकिन कुछ महीनों बाद यह टीम वापस बुला ली गई। सरकार ने कोई कारण नहीं बताया और इस घटना पर फिर कभी कोई बात नहीं हुई। आज भी वो जगह वही है, नक्शे में साफ दिखती है। लेकिन ना भारत ना चीन कोई वहां जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कुछ रहस्यों को सुलझाने से ज्यादा दूर रहना बेहतर होता है। नंबर 4, गंगोत्री से गोमुख का रास्ता। उत्तराखंड, जहां कंपास नहीं चलता। उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। लेकिन गंगोत्री से गोमुख जाने का 18 किलोमीटर का ये रास्ता सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये एक रहस्यमयी यात्रा है। यहाँ कंपास काम नहीं करता, दिशाएं भ्रमित करती हैं और कई बार तजुर्बेकार पर्वतारोही भी रास्ता भटक जाते हैं। 2015 में एक पर्वतारोही दल गोमुख जा रहा था। दल में 8 लोग थे, सभी अनुभवी। उनके पास जीपीएस था, कंपास था, नक्शा था, सैटेलाइट फोन था। सुबह 6 बजे वो गंगोत्री से निकले। रास्ता साफ था, मौसम अच्छा था। दोपहर 2 बजे अचानक उनका कंपास घूमने लगा। पहले उत्तर की तरफ था, फिर दक्षिण, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। लगातार घूम रहा था, रुक नहीं रहा था। वो चलते रहे। उन्हें लगा कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम होने लगी और वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वहाँ एक पुराना मंदिर था, बहुत खूबसूरत, बहुत विशाल, लेकिन बिल्कुल वीरान। कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं। उन्होंने वहाँ रुकने का फैसला किया। रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, घंटियां, मंत्र, किसी के चलने की आवाज। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बैग से खाना गायब था। किसी ने खोला नहीं था, बैग बंद था, लेकिन अंदर से खाना गायब था। वो डर गए। वो तुरंत वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। 3 दिन तक वो भटकते रहे। खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। वो बर्फ खाकर जिंदा रहे। चौथे दिन उन्हें एक साधु मिला, बहुत बूढ़ा, सफेद कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी। साधु ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ इंसानों का आना मना है। उन्होंने बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं। साधु ने कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। साधु उन्हें एक रास्ते पर ले गया और कहा, इस रास्ते पर चलते रहो, पीछे मत देखो, और उन्हें छोड़कर चला गया। वो चलते रहे। 2 घंटे बाद वो गंगोत्री पहुंच गए। वो हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। जब उन्होंने वापस जाकर उस साधु को ढूंढने की कोशिश की तो वहाँ कोई नहीं था, ना कोई आश्रम, ना कोई निशान। और जब उन्होंने उस मंदिर को ढूंढने की कोशिश की तो वो भी नहीं मिला। वो जगह थी, लेकिन मंदिर गायब था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चुंबकीय विसंगतियां हैं। पहाड़ों में भारी मात्रा में लौह अयस्क है जो कंपास को प्रभावित करता है। तो सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ चुंबकीय गड़बड़ी है या कुछ और जो हमारी समझ से परे है? नंबर 3, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, जहाँ गाड़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं खुद। लद्दाख, ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ और एक सड़क जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ देती है। मैग्नेटिक हिल लेह से करीब 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियाँ अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं। हाँ, आपने सही सुना, बिना किसी इंजन के, बिना किसी ताकत के गाड़ी खुद ब खुद पहाड़ की तरफ खींचती चली जाती है। 2009 में भारतीय सेना के जवानों ने इस घटना को सबसे पहले नोटिस किया। वो अपने ट्रक लेकर जा रहे थे। अचानक गाड़ी बंद हो गई और फिर गाड़ी उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ चलने लगी। जवान हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद कोई मैकेनिकल समस्या है, लेकिन जब दूसरी गाड़ी के साथ भी यही हुआ तब उन्हें समझ आया कि ये कुछ और है। उन्होंने कई बार टेस्ट किया, हर बार यही हुआ, गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ने लगती थी। सेना ने इस जगह पर एक पीला बोर्ड लगाया जिस पर लिखा है, यहाँ गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दें और देखें कैसे ये अपने आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चढ़ती है। और सच में ऐसा होता है। आज भी हजारों सैलानी यहाँ आते हैं, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ देते हैं और देखते हैं कि गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है। पानी को अगर यहाँ जमीन पर गिराओ तो वो भी ऊपर की तरफ बहने लगता है। जी हाँ, पानी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ। अब वैज्ञानिक इसका क्या जवाब देते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा। पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि नीचे की सड़क ऊपर दिखती है
और ऊपर की सड़क नीचे दिखती है। तो जब गाड़ी नीचे जाती है तो हमें लगता है कि वो ऊपर जा रही है। असल में गाड़ी ढलान पर नीचे की तरफ ही जा रही होती है, लेकिन हमारी आंखों को लगता है कि वो ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ये वैज्ञानिक व्याख्या नहीं देती। पहला सवाल, अगर ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है तो कंपास यहाँ क्यों गलत दिशा दिखाता है? कई लोगों ने बताया है कि जब वो इस जगह पर आते हैं तो उनका कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, वो घूमता रहता है, एक जगह रुकता नहीं। उन्होंने पाया कि यहाँ की चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से थोड़ी अलग है, लेकिन इतनी नहीं कि गाड़ियों को खींच सके। तो फिर सच क्या है? ये सिर्फ एक भ्रम है या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो विज्ञान समझा नहीं पाया? आज भी ये सवाल अनुत्तरित है। नंबर 2, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र, जहाँ घरों में दरवाजे नहीं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव है शनि शिंगणापुर। यहाँ की एक खासियत है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। यहाँ किसी घर में दरवाजे नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, ना दरवाजे, न ताले, न चौकीदार। घर खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती, यहाँ तक कि बैंक भी बिना दरवाजे के है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ कभी चोरी नहीं होती। पिछले 400 सालों में इस गांव में एक भी चोरी की घटना दर्ज नहीं हुई है, एक भी। कहानी ये है कि बहुत समय पहले, करीब 300 साल पहले, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल से एक पत्थर टकराया और उसमें से खून निकलने लगा। किसान घबरा गया। उस रात उसे सपना आया। सपने में भगवान शनिदेव ने कहा, ये पत्थर मैं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तुमने मुझे चोट पहुँचाई है। अगली सुबह किसान ने पूरे गाँव को बुलाया। उस पत्थर को साफ किया तो उस पर शनिदेव की मूर्ति उभरी हुई थी। गांव वालों ने वहीं एक मंदिर बनाना चाहा, लेकिन फिर से सपना आया, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मैं खुले आसमान के नीचे रहूंगा और मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। तब से शनिदेव की वो मूर्ति खुले में है, बिना किसी छत के, और गांव वालों ने भी अपने घरों से दरवाजे हटा दिए। उनका विश्वास है कि जब शनिदेव खुद उनकी रक्षा कर रहे हैं तो दरवाजों की क्या जरूरत। और सच में आज तक यहाँ कोई चोरी नहीं हुई। 2011 में एक चोर ने यहाँ चोरी करने की कोशिश की। वो रात में एक घर में घुसा, लेकिन अचानक उसके पैर लकवाग्रस्त हो गए, वो हिल नहीं पाया। सुबह जब घर के लोग उठे तो उन्होंने उसे वहीं खड़ा पाया। वो रो रहा था, माफी मांग रहा था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि मंदिर ले गए और माफी मांगने को कहा। जैसे ही उसने माफी मांगी, उसके पैर ठीक हो गए। 2016 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने यहाँ एक शाखा खोली। बैंक ने भी कोई दरवाजा नहीं लगाया। रात में लाखों रुपए बैंक में खुले में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सामाजिक विश्वास की ताकत है। लोगों को इतना विश्वास है कि अगर उन्होंने चोरी की तो शनिदेव उन्हें सजा देंगे, इसलिए कोई चोरी नहीं करता। लेकिन 400 साल एक भी चोरी नहीं। ये सिर्फ विश्वास से संभव है या सच में यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है? नंबर 1, कोडिनही गांव, केरल, जुड़वा बच्चों का गांव। और अब नंबर 1 पर भारत की सबसे रहस्यमयी जगह, केरल के मलप्पुरम जिले में एक छोटा सा गांव है कोडिनही। यहाँ की आबादी करीब 2000 लोग, लेकिन यहाँ 400 से ज्यादा जोड़ी जुड़वा बच्चे हैं। हाँ, आपने सही सुना, हर 4 से 5 घरों में एक जोड़ी जुड़वा बच्चे। पूरी दुनिया में 1000 बच्चों में से सिर्फ 6 जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन कोडिनही में ये आंकड़ा 1000 में से 300 है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। 1949 में पहली बार इस घटना को नोटिस किया गया। तब से लेकर आज तक हर साल यहाँ जुड़वा बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे अजीब बात, ये सिर्फ कोडिनही गांव में होता है। इसके बगल के गांवों में बिल्कुल सामान्य। वैज्ञानिकों की टीमें आई, पूरे गांव का अध्ययन किया, पानी की जांच की, मिट्टी की, खान पान की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जेनेटिक टेस्ट किए गए, लेकिन यहाँ के लोगों के जीन बाकी भारतीयों जैसे ही थे, कोई खास बदलाव नहीं। 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक टीम ने यहाँ गहन शोध किया। उन्होंने पाया कि यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने हर चीज की जांच की, हवा, पानी, मिट्टी, खाना, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और डरावनी बात कुछ और है। पिछले 10 सालों में कुछ जोड़ी जुड़वा बच्चों में एक अजीब समानता देखी गई है। वो एक ही समय पर बीमार पड़ते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द महसूस होता है, और कई बार एक दूसरे के सपने देखते हैं। 2018 में एक जोड़ी जुड़वा भाइयों में से एक मुंबई में था और दूसरा कोडिनही में। दोनों के बीच 1500 किलोमीटर की दूरी थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये संयोग है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ खून का नहीं, बल्कि कुछ और गहरा है। 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यहाँ आकर और गहन शोध किया। उन्होंने 100 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इन जुड़वा बच्चों में से 60% ने कहा कि वो एक दूसरे के विचार पढ़ सकते हैं, एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो कुछ जुड़वों ने सच में असाधारण क्षमता दिखाई। एक टेस्ट में एक जुड़वे को एक कमरे में रखा गया और दूसरे को दूसरे कमरे में। पहले वाले को एक तस्वीर दिखाई गई और दूसरे से पूछा गया कि उसे क्या दिख रहा है।
कई बार दूसरे जुड़वे ने सही जवाब दिया, सटीक नहीं लेकिन करीब करीब सही। आज भी वो बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके बीच ये अजीब कनेक्शन बना हुआ है। दुनिया भर से वैज्ञानिक यहाँ आते हैं, शोध करते हैं, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं मिला। कोडे नहीं सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक पहेली है जो विज्ञान के सामने सवाल खड़ा करती है कि क्या सच में हम सब कुछ जानते हैं या अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ये थे भारत की 10 सबसे रहस्यमयी जगहें जहां आज भी विज्ञान और तर्क खामोश हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इन रहस्यमयी जगहों के बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी। क्या आप कभी इनमें से किसी जगह गए हैं? अगर हाँ तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।